तो मनसे के बाद में मनसे छोड़ के कांग्रेस में आना, उसके पीछे कुछ ऐसा आपका अनुभव या कैसे कि पार्टी के हिसाब से देखो, मेरा व्यक्तिगत विचार ऐसा है कि कोई एक पार्टी में अगर आप ज्वाइंट होते हो तो आप एजुकेशन से लेके हर वो छोटी चीज के ऊपर पार्टी उसके ऊपर अपना रुख रखे, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। बीमारी का इलाज करना जरूरी है। तो जिस हिसाब से मन से उभर रही थी उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था, इसके लिए पार्टी को अलविदा किया। कि आप ये दोनों जगह से निर्दलीय लड़ो, कोई राजनीतिक पार्टी से आपने आपको अप्रोच किया, आपने किसी राजनीतिक पार्टी को अप्रोच किया, या आप खुद ही चाहते थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ूं? नहीं, मैं खुद ही चाहता हूँ निर्दलीय चुनाव लड़ूं। और मेरी बात तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा राजनीति है, मुद्दों का राजनीति है। जो समस्या पिछले 15 सालों से इस मीरा भाईंदर शहर में है, उसी के ऊपर चुनाव और ये जो चुनाव है वो बेसलेस मुद्दे है यहाँ पे। फिर आप कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं? नहीं, मेरा एजुकेशन रिवॉल्यूशन, मेरा पिछले 5 सालों से मेरा हर साल आंदोलन होता है, उसमें आप भी शामिल होते हैं। एजुकेशन रिवॉल्यूशन है, स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन है और मेडिकल रिवॉल्यूशन है। ये तीनों मुद्दे लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। आप अपने हिसाब से इन सब नाकामियों का दोष किस पे मरोगे? क्योंकि यहाँ तो राजनीति ऐसी रही है, मीरा भाईंदर की राजनीति, यहाँ कभी किसी नेता का जिक्र आप पार्टी के रूप में कर नहीं सकते। कभी कोई इधर, कभी कोई उधर। नाकामियां तो देखो जनता में है, जनता सोई हुई है। वो अगर जागेगी तो ही कुछ एक काम होगा। अगर दिन में 100 फोन अगर करेंगे कि भाई सरकारी स्कूल क्यों नहीं है 8-10वीं तक, तो एमएलए काम करेगा। वो बोलेगा कि मैं नंबर ही चेंज कर दूं। आपको आंदोलनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है कि आपने बहुत सारे आंदोलन किए। देखिए, आंदोलन मतलब ऐसा है कि एक अगर आम आदमी कोई अगर कंप्लेंट डालता है तो उसी के ऊपर कार्रवाई कभी होती नहीं। इवन कॉर्पोरेटर्स के भी कंप्लेंट पे कार्रवाई करते, तो प्रशासन इतना ढीला है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हमारे खास कार्यक्रम, जहां हम मीरा भाईंदर के सत्ताधीशों या मीरा भाईंदर के राजनीतिक कर्ता धर्ताओं से या राजनीतिक अग्रणी लोगों से बात करते हैं, उसी कार्यक्रम में आज हमारे समक्ष है श्री प्रदीप जी जंगम, जो मीरा भाईंदर विधानसभा सहित औला मांझीवाड़ा से दोनों विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप जी जंगम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हम बात शुरू करने से पहले आपका परिचय और आपका संबोधन के रूप में आप क्या कहेंगे, शुरुआत आप कीजिएगा। परिचय: प्रदीप दिलीप जंगम, पूरा नाम। बॉर्न मुंबई में हुआ और नेटिव प्लेस है महाबलेश्वर, मतलब भूमिपुत्र हूँ ये कह सकता हूँ। और इस शहर के लिए 2016 से लड़ाई स्टार्ट की है और 2024 तक आज आपके सामने रूबरू बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। इससे अच्छी तरक्की और क्या हो सकती है। इतना ये मुकाम पे तो पहुंचा हूं मैं। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुआ तब बाला साहब ठाकरे से प्रभावित होने के कारण शिवसेना से सदस्य बनकर शिवसेना का झंडा कंधे पर लिया और आज राजनीति के एक अलग मोड़ पर बिना कोई पार्टी के आज आपके सामने पेश हो। लेकिन अब तक आपने मीरा भाईंदर आए, आपका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, आपकी खबरें लगातार चलती रहती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी से अपना चुनाव कभी लड़े, और लड़े तो उसका परिणाम क्या आया? नहीं, कौन से साल में लड़े? राजनीति पार्टी बोले तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जब फाउंडेशन हुआ 2007 में, तभी वही पार्टी से श्री गणेश हुआ और वो पार्टी से एज अ कॉर्पोरेटर करके मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ इसके पहले। फिर 2017 के लोकल इलेक्शंस में कांग्रेस की तरफ से मैं एज ए कैंडिडेट के रूप में लोगों के सामने आया। तभी अभी फिलहाल के जो उम्मीदवार हैं मुजफ्फर हुसैन साहब, मुजफ्फर भाऊ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया था कि तभी मेरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक आंदोलन चालू था, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आंदोलन के विजिट के लिए वो आए थे, 2 घंटा बैठे। उन्होंने भी अच्छा खासा कमिश्नर को रात को लेट नाइट आने के बाद भी उनको फोन वगैरह करके, हालांकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आंदोलन में हितेंद्र ठाकुर अप्पा का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्षितिज ठाकुर का भी योगदान है, वैसे भी उनका भी योगदान है, अरुण भाई का भी योगदान था उसमें, कि प्रशासन को दबाव में लाना ये जरूरी होता है। हालांकि सत्ता में बैठे हुए एमएलए, मेयर,
कॉरपोरेटर्स, इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लड़ाई के लिए कोई योगदान नहीं दिया। बाकी अपोजिशन में जितने लीडर्स थे वो सभी लीडर्स वहां पे जो मौजूद थे। 2007 में आप मनसे से लड़े, हाँ, 2017 में आप कांग्रेस से कांग्रेस से लड़ते हैं, तो इस 2012 का चुनाव में कोई रोल आपका रहा था मीरा भाईंदर महानगर पालिका? 2012 में भी मनसे से कंटेस्ट हुआ था मैं। हाँ, तो कॉर्पोरेटर्स मनसे के के लिए। बाद में मनसे छोड़ के कांग्रेस में आना, उसके पीछे कुछ ऐसा आपका अनुभव या कैसे वजह? कि पार्टी के हिसाब से देखो, मेरा व्यक्तिगत विचार ऐसा है कि कोई एक पार्टी में अगर आप ज्वाइंट होते हो तो आप एजुकेशन से लेके हर वो छोटी चीज के ऊपर पार्टी उसके ऊपर अपना रुख रखे, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। बीमार का नहीं, बीमारी का इलाज करना जरूरी है। तो जिस हिसाब से मन से उभर रही थी उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था, इसके लिए पार्टी को अलविदा किया। और 2017 का चुनाव हो जाता, उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव ड्यू है, वो हाँ, हुआ ड्यू नहीं। है। 2022 अगस्त के बाद होना था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब उसके बीच में विधानसभा चुनाव आ जाता है, तो आपने अपना मूड ये विधानसभा चुनाव लड़ने का बनाया, वो भी दोनों क्षेत्र से। दोनों क्षेत्र ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो आपने औला बाजीवाड़ा पे भी अपना नामांकन दर्ज कराया और यहाँ से भी कराया। तो आप इस चुनाव को लड़ने के पीछे आपकी मंशा क्या है, या इसे आप सेमीफाइनल के रूप में ले रहे हो, या महानगर पालिका आपका गोल है, और आपके चुनाव चिन्ह आपको क्या मिले हुए दोनों? देखिए, अभी चुनाव दोनों विभाग से लड़ने वाला मैं पहले ऐसे कैंडिडेट हूँ मीरा भाईंदर से, तो प्रथम ये मान मुझको मिला है। राइट, ठीक है। दूसरी बात कि मैदान में उतरना जरूरी है, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन विरोध को विरोध करना जरूरी है। वहां पर आप चुप बैठकर कोई मतलब नहीं है। आज इस शहर में ओड़ा माजूड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जैसलपाक का आधा हिस्सा से स्टार्ट होकर घोड़बंदर पूरा पट्टा आ जाता है, जिसमें खारी गांव भी आता है, हमारा नर्मदा नगर भी आता है, हनुमान नगर भी आता है, गुड़देव गांव भी आता है। इंद्रलोक से जो स्टार्ट होता है घोड़बंदर तक आता है। ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के अंदर आने वाला एरिया है। लेकिन पिछले चुनाव में भी देखा मैंने कि सिर्फ ओड़ा माजूड़ा मतलब सिर्फ मीरा भाईंदर पे ही टारगेट था। 145 146 में कोई टारगेट मतलब कोई करना ही नहीं चाहता, वहां पे कोई कंटेंस होना ही नहीं चाहता, वहां पे कोई खड़ा होना ही नहीं चाहता, वहां के प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी आवाज कोई बनना ही नहीं चाहता। तो गए साल भी मुझे कंटेस्ट करना था वहां पे, लेकिन 145 में ग्राउंड्स तभी अलग थे। मेरा पहला चुनाव था 2019 का, इसके लिए मैंने अपना होम ग्राउंड जो है 145 उसी में मैं कंटेस्ट हुआ। और चुनाव लड़ना मतलब बहुत सारे लोगों को अलग अलग पब्लिक में बहुत अलग अलग राय है उसकी, कि पब्लिसिटी करना मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं कुछ फोन आया रहेगा, कुछ निजी स्वार्थ रहेगा, कोई फाइनेंशियल सेटबैक मिलता रहेगा, तो ये सब कुछ मतलब गलत बातें हैं। अगर ऐसा ही होता तो 10,000 का फॉर्म भरकर आज कम से कम 100 कैंडिडेट खड़े रहते, अगर ऐसा ही सेटबैक अगर हर किसी को मिलता तो। मेरा नजरिया ना ऐसा है, चुनाव लड़ना मतलब कि ये एक मंच मिलता है हमको 5 साल में एक बार, कि उनकी कमियां क्या है, आप लोगों को जागरूक करने का ये टाइम रहता है 15 दिन, ये एक महीना जो रहता है, वो 1 महीने में पिछले 5 साल का पूरा रिकॉर्ड हम जनता के सामने ला सकते हैं। इसी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार जिनको लेटर्स लिखने नहीं आते, जिनको बोलना नहीं आता है, जिनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, जिनको एग्जैक्ट कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है, पुलिस सीपी के पास क्या लेके जा सकते हैं, कमिश्नरेट क्या होता है, महानगर पालिका क्या होती है, कितने विंग्स होती है, इनका कुछ नॉलेज नहीं होके भी सिर्फ एक भावी करके भावी नगर सेवक, भावी आमदार, भावी खासदार इतना लगा देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि आप स्टडी करो, आप बराबर एजुकेशन अगर रहेगा आपके पास तो ही इस चुनावी मैदान में उतरो। मतलब आज मैं इतना हक से बोल सकता हूँ कि 95 कॉर्पोरेटर्स एक साथ में रखो, वो साइड में दोनों एमएलए साइड में रखो और प्रदीप जंगम को अकेला रखो। उस बारे में आपने अपने आप को स्थापित किया, इस बात से इनकार किया भी नहीं जा सकता। आप हमेशा चहल पहल में नजर आते हो, राजनीतिक मुद्दों को भी उठाते हो, उसका परिणाम भी लाते हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दोनों जगह से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो। निर्दलीय आप अपना चिन्ह भी बताओगे तो जनता में आपका ये जाएगा, मेरे दर्शकों में, देखिए कि मेरा चिन्ह, आपका चिन्ह भी बताए और चिन्ह के साथ ये भी बताए कि आप ये दोनों जगह से निर्दलीय लड़ रहे हो। कोई राजनीतिक पार्टी से आपने आपको अप्रोच किया, आपने किसी राजनीतिक पार्टी को अप्रोच किया, या आप खुद ही चाहते थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ूं? नहीं, मैं खुद ही चाहता हूँ निर्दलीय चुनाव लड़ूं। और मेरी बात तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा राजनीति है, मुद्दों का राजनीति है। जो समस्या पिछले 15 सालों से इस मीरा भाईंदर शहर में है, उसी के ऊपर चुनाव, और ये जो चुनाव है वो बेसलेस
मुद्दे है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सिर्फ वो जो एक्चुअल जनता को चाहिए उसके ऊपर बोलने वाला एक भी ना सत्ताधारी है, ना अदर कोई पार्टीज है जो एक्चुअल बोलना चाहता है कि क्या इस शहर में कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि एज ए अपोजिशन के हिसाब से महाविकास आघाड़ी अभी फिलहाल जवाब दो के माध्यम से उभर रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन पिछले 10 सालों से इन लोगों ने कुछ नहीं किया, वही वापस कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये किधर तो गलत बात है। तो इस मुद्दाविहीन चुनाव मुद्दाविहीन की चुनाव, आप yes। वजह क्या मानते हो? मैं वजह क्यों इतना ही मुद्दे मानता हूँ उठ कि नहीं रहे देखिए, जनता के? लोगों में जो जागरूकता अभी तक नहीं आई है। आज हम 21वीं सदी में है, फिर भी आज हमको मीरा भाईंदर के स्कूल कितने हैं ये पता नहीं है। और मीरा भाईंदर सिटी में कॉरपोरेशन के स्कूल सिर्फ 7वीं तक है, ये अभी तक लोगों को तो पता फिर नहीं है। आप कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं इस नहीं, चुनाव मेरा में? एजुकेशन रिवॉल्यूशन, मेरा पिछले 5 सालों से मेरा हर साल आंदोलन होता है, उसमें आप भी शामिल होते हैं। एजुकेशन रिवॉल्यूशन है, स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन है और मेडिकल रिवॉल्यूशन है। ये तीनों मुद्दे लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। हालांकि एजुकेशन के हिसाब से अगर आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में मीरा भाईंदर शहर के जितने सरकारी स्कूल है वो 10वीं तक कराने के लिए मेरा प्रयास चालू है, जिसमें मुझे ज्यादा नहीं लेकिन कमिश्नर दिलीप डोले और अभी के कमिश्नर काटकर सर, इन्होंने बहुत सा सहयोग दिया है। 10वीं तक एक 3 स्कूल उन्होंने चालू किया है। हालांकि एक 280 स्टूडेंट इन्होंने एसएससी के एग्जाम सभी महानगर पालिका के अधीन रहकर दिया हुआ है। और इस शहर में अभी तक कॉलेज नहीं बना पाए हैं, ना सीनियर जूनियर कॉलेज, डिग्री तक एक भी कॉलेज नहीं है। मतलब पिछले 15 साल की ये नाकामी है। मतलब एक जगह पे आप एजुकेशन के हिसाब से आप करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और आपकी ही संस्था, हालांकि आप अगर टैक्स बिल अगर चेक करेंगे तो एजुकेशन टैक्स 2 बार लिया जाता है। ये लोगों को भी आज के डेट में पता नहीं है। तो ये एजुकेशन के टैक्स जाता कहाँ पे एक्चुअल? ना इस शहर में 10वीं तक स्कूल है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना लॉ कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है। तो इस शहर के युवा प्राइवेट कॉलेज में जाकर लाखों रुपए डोनेशन देके, लाखों रुपए फीस देके क्यों पढ़े? मैं अगर बात करूंगा एजुकेशन मॉडल की, तो आतिशी जो अभी सीएम है दिल्ली के, उन्होंने मॉडल चालू किया एजुकेशन का, जो आप गवर्नमेंट दिल्ली का है वही बेस पे मीरा भाईंदर का भी एजुकेशन मॉडल होना चाहिए। हालांकि बात करूंगा मैं आदित्य ठाकरे की भी, मुंबई कॉर्पोरेशन की 12 स्कूल उन्होंने सीबीएसई बोर्ड की बनाई, ये बहुत अच्छी बात है। और मीरा भाईंदर क्षेत्र में भी आज तक किसी ने ये पहल रखी नहीं है। हालांकि पिछले 2 साल से वर्षा गायकवाड़ जब भी एजुकेशन मिनिस्टर थी तभी भी हमने प्रेशराइज किया था, तभी डोले जी थे साथ में। लेकिन कुछ कारणवश मतलब यहाँ के राजनीतिक लोगों की मंशा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल्स बने। हालांकि ये चुनाव में वो मुद्दे वापस यही उठा रहे, जो सत्ता में थे वही उठा रहे। ये मैं मुद्दे सुना। तो चुनाव से इनकार किया नहीं जा सकता, लेकिन इस रेस में जहां दिग्गज लोग खड़े हैं, 17 के करीब उम्मीदवार है, कांग्रेस के भी आघाड़ी से उम्मीदवार है, भाजपा से भी उम्मीदवार है यूपी में, एनडीए गठबंधन में, और इन सब उम्मीदवारों के बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हो? नहीं देखिए, मैं अपने आप को कहाँ पाता ये मैं इतना ये नहीं समझता, लेकिन ये मुद्दे हर कोई, अगर आपके यहाँ पे कोई प्रचार के लिए आता है तो आप पूछिए स्कूल क्यों नहीं है। आज हॉस्पिटल की बात करते हैं, आज हॉस्पिटल में कोई भी सेवा, आप इमरजेंसी अगर जाएंगे, आज ठीक है चेकनाका में भी एक हॉस्पिटल चालू हुआ, लेकिन इमरजेंसी केस वहां पे नहीं लेते। आप पहले पेपर जमा कीजिए, फिर अप्रूवल आएगा, अप्रूवल के बाद आपका इलाज चालू होगा, तब तक तो आदमी मर जाएगा। मतलब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसा है, पहले फॉर्म भरना जरूरी है क्या? आप अपने हिसाब से इन सब नाकामियों का दोष किस पे मरोगे? क्योंकि यहाँ तो राजनीति ऐसी रही है, मीरा भाईंदर की राजनीति, यहाँ कभी किसी नेता का जिक्र आप पार्टी के रूप में कर नहीं सकते। कभी कोई इधर, कभी कोई उधर। नाकामिया कल का सुबह उठकर किधर रहेगा कोई, इसके बारे में मीरा भाईंदर की राजनीति में बोल नहीं सकते कि कल कौन सा शख्स किसके पास खड़ा रहेगा। नाकामिया तो देखो जनता में है, जनता सोई हुई है, वो अगर जागेगी तो ही कुछ एक काम होगा। अगर दिन में 100 फोन अगर करेंगे कि भाई सरकारी स्कूल क्यों नहीं है 8-10वीं तक, तो एमएलए काम करेगा, वो बोलेगा कि मैं नंबर ही चेंज कर दूं। ये हम लोग ने आंदोलन में यूज किया हुआ है ये टेक्निक। 100 फोन हम लोगों ने कमिश्नर को किए, तब जाके आंदोलन हमारे सक्सेस हुए हैं। तो अगर 1 लाख वोटिंग करने वाले, अगर जो विनर कैंडिडेट है उसको अगर मार्जिन है 87,000 वोटर्स का, तो 87,000 में से सिर्फ 800 भी फोन डेली जाएंगे कि भाई पानी क्यों नहीं आता है, यहाँ पे स्कूल्स क्यों नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी क्यों नहीं है। इवन जो मैटरनिटी होम्स है उसमें भी खाने का जो दर्जा है, क्वालिटीज है, वो क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है बहुत टाइम पे।
लेकिन इसके ऊपर सर्विलेंस रखना चाहिए। ये काम एमएलए का है, ये काम कॉर्पोरेटर का है, ये काम राजनेताओं का है। आपको तो हाँ, आपको आंदोलनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है कि आपने बहुत सारे आंदोलन किए। आप हमारे दर्शकों को भी बताएंगे तो कोई वैसी बात नहीं है कि आंदोलन करते, लेकिन आपका जो रीडिंग है आंदोलन करने के बाद उसके परिणाम को लेकर, क्या आप मानते हो कि कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो आंदोलन से मजबूर होते हैं? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यस यस, जो भी अथॉरिटीज होती है, वो आंदोलन को ज्यादा समझते हैं और ऐसे शिकायतों को समझते नहीं। आप आंदोलन का ये जो, क्योंकि आपने बहुत सारे आंदोलन किए और ये सवाल पूछने का कारण आपसे यही है कि आपका अनुभव इन सब आंदोलनों को लेकर कैसा रहा, उसके परिणाम क्या है? देखिए आंदोलन मतलब कैसा है कि एक अगर आम आदमी कोई अगर कंप्लेंट डालता है तो उसी के ऊपर कार्रवाई कभी होती नहीं है। इवन कॉर्पोरेटर्स के भी कंप्लेंट पे कार्रवाई करते, तो ये प्रशासन इतना ढीला है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन जिस दिन आप धरने पर बैठते हैं तभी पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। आज मीरा भाईंदर शहर के डीपी में जितने रिजर्वेशन थे 386, उसका मैंने ऑडिट मांगा 2016 से। तब से मैंने स्टार्ट किया ये रिजर्वेशन चालू करने के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रिजर्वेशन डेवलप मैं करके दिया हूँ। आंदोलन के माध्यम में अकेला नहीं था, आंदोलन में जो भी शामिल थे, जो भी पार्टियां शामिल थे, वो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक जरिया हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चालू हो गया, आज कम से कम 5,500 से 6,000 लोग वहाँ का लाभ लेते हैं। फुटबॉल ग्राउंड जो पीछे है उसे डेवलप करना बाकी है अभी तक। आदित्य ठाकरे जब भी सत्ता में थे तब से मेरा उनके कॉन्टेक्ट था और उनको मैंने बोला था कि यहाँ के एमएलए ध्यान नहीं देंगे, आपका फंड यहाँ पे लाओ, क्योंकि वो फुटबॉल लवर है। वो एमएलए नहीं, वो फुटबॉल लवर भी है। तो इसके लिए मैंने उससे कांटेक्ट किया था, क्योंकि आमदार निधि आप दे सकते हैं, अगर कॉर्पोरेशन पे अगर आप प्रेशर करेंगे तो दे सकते हैं। तो बोले थे कि मैं कमिश्नर से बात करता हूँ और मैं अलर्ट करता हूँ, लेकिन सरकार गिर गई, इसके लिए वो हुआ नहीं। जगह मैंने कब्जे में ले लिया, पालिका को हैंडओवर भी हुआ। आज के डेट में वहां पे सूर्या प्रकल्प के सब पाइप्स रखे हुए हैं, लेकिन कोई मीरा भाईंदर शहर में जितने फुटबॉल लवर्स है वो ये नहीं चाहते कभी कि फुटबॉल ग्राउंड भी बने, इसके लिए कभी इकट्ठा नहीं आएंगे। तो वो फुटबॉल ग्राउंड हो गया। फिर 246 रिजर्वेशन जो आइडियल पार्क 7 स्कूल के पीछे वाला जो मैदान है इतना बड़ा, वो मैदान हैंडओवर हुआ। आंदोलन के बाद हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। उसके पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते थे, मतलब वहां के राजनेता भी चुप थे, सब चुप थे। फिर रिजर्वेशन नंबर 300 मेरी गोल्ड के सामने जो मैदान है वो मैंने चालू करके दिया। उसके बाजू का 305 का गार्डन है वो वाला चालू करके दिया था। फिर मैटरनिटी होम्स के ओपीडी सेंटर्स के जितने रिजर्वेशन थे उसको कार्यान्वित करके दिया। कम से कम 12 ऐसी जगह है उनको हैंड ओवर करके दिया। गोल्डन एस में रिजर्वेशन नंबर 214 जो गार्डन की जगह है, कम से कम 20 गुंठे की जगह है, वो हैंड ओवर किया नहीं था, वो मैंने हैंड ओवर करके दिया। वो सिर्फ हैंड ओवर हुआ, अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि वहां के 146 के एमएलए ने उसके लिए कभी ट्राई नहीं किया, कभी आवाज नहीं उठाई। तो प्रशासन को ये समझ में आ गया कि हम लोग हमारे रिजर्वेशंस किसी बिल्डर लॉबी को नहीं दे सकते, नहीं तो प्रदीप जंगम उसके पीछे आएगा। तो ये मैंने किया है। प्रदीप जी, इसी को लेकर एक और सवाल हमारे दर्शक भी समझेंगे कि मुद्दे मीरा भाईंदर में बहुत है, और जब प्रदीप जंगम कोई आंदोलन करता है तो ऐसे सवाल भी कई बार उठते हैं। पहली बार तो आंदोलन करने वाले कम है, आंदोलन करने वालों की संख्या बहुत कम है मीरा भाईंदर में, बहुत कम है। और जब आपके सामने बहुत सारे मुद्दे हैं तो आप उन मुद्दों को कैसे सेलेक्ट करते हो कि इस मुद्दे पे आंदोलन करना है? देखिए, और उसमें सवाल भी उठते हैं कि प्रदीप जंगम जो मुद्दा लेता है वो किसके इफेक्ट वाला है या नहीं है, उसके पीछे आपकी सोच क्या रहती है? देखिए कैसा है कि सरकारी स्कूल चालू करना, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आज जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चालू है, जितने भी रिजर्वेशन चालू है, गार्डन मैदान में कभी गया भी नहीं वहां पे, मुझे उतना टाइम भी नहीं है कि मैं वहां पे जाऊं। वहां के लोगों के लिए मिला ना, लेकिन तो वो जो सवाल उठाते हैं उनके लिए मेरा उतना ही जवाब है कि आप खुद भी बैठिए एक दिन आंदोलन में। और मीरा भाईंदर शहर को आंदोलन का चेहरा ही मैंने दिया है। अब भले कम लोग रहेंगे, लेकिन आज डेयरिंग से बैठते हैं आंदोलन के लिए, क्योंकि आंदोलन करने के बाद में सिस्टम काम पे लग जाते हैं। और जो काम नहीं होते, जो फाइलिंग से, अभी मैरिज सर्टिफिकेट की फाइल अभी 3-3 दिन में क्लियर होती है, ऐसा ऑनलाइन के हिसाब से अभी हुआ, वो काटकर सर ने चालू करके दिया। इसके पहले 1-1 महीना लगता था। तो आगे भी कोई आंदोलन करने की ऐसी कोई खास मुद्दों पे तैयारी है? खास मुद्दे पे मतलब देखिए, जितने भी अभी नया डीपी प्लान आया, तो नया डीपी प्लान के हिसाब से जितने अभी रिजर्वेशन डेवलप करने के बाकी है, जिनके लिए टेंडर्स निकले हैं, वो प्रोसेस में नहीं हुए अभी तक, वो एक ये करने का। साल में एक बार जो आंदोलन है उसी में पूरा 12 से 13 ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं। अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स हो गए, इस शहर में बढ़ता डांस बार का कल्चर है, वो उसके ऊपर किधर तो पाबंदी लगे। इसके लिए सबसे पहला मेरा वो आंदोलन हुआ था, और सबसे पहली एफआईआर भी मुझ पर तभी हुई थी, मुझे याद है। उसके बाद आज तक
वो डिस्चार्ज होगी, इसके लिए मैं आज क्राइमलेस पेश हूँ आपके सामने, एक भी एफआईआर नहीं है मुझके ऊपर, मेरे ऊपर। दूसरी बात ऐसी है कि आंदोलन के माध्यम से ही आप हर कुछ चीज का आप रिजल्ट ले सकते हो, लोकतंत्र माध्यम सिस्टम काम करता है। आप अगर महानगर पालिका जाएंगे तो एसी ऑन रहते हैं, कोई बैठा नहीं रहता फिर भी एसी ऑन रहते हैं। तो ये अगर मैं जाता हूँ तो फटाफट बंद भी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं फोटोज लेके कमिश्नर को भेजता हूँ, उनका पेमेंट काट देता हूँ। मैं एक सवाल में दो मुद्दे जोड़ना चाहता हूँ। जो भारतीय लोकतंत्र है, जो चुनावी प्रक्रिया है, आचार संहिता, आज की तारीख में आचार संहिता नाम की कोई चिड़िया का नाम है, कोई चीज नहीं। इलेक्शन कमीशन आपको 40 लाख का लिमिट मिलता है। 40 लाख तो जो हिसाब से मीरा भाईंदर में चल रहा है, एक एक उम्मीदवार के, इससे तो डबल तबल 4 गुना 6 गुना पैसा खर्च हो गया। जब उसमें कुछ कम उम्मीदवार आ सकते, ज्यादा आ सकते, वो विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय ये है कि इस पैसे की चुनाव पद्धति को, इस चुनावी पद्धति को आप कैसे देखते हो, और इससे क्या परिणाम भी प्रभावित होता है, और जो आपका जनाधार है, जहां भी, जिस संप्रदाय या जो भी मीरा भाईंदर में जिस एरिया में, प्रभाग में, उसमें कोई इफेक्ट आता है ये पैसों के चलन से? और आचार संहिता को तो हम मानते नहीं, तो चुनाव आयोग को आचार संहिता डब्बे में बंद करके रख देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मैटर होते हैं, आचार संहिता का केस नहीं बनता कभी, जो कि ऑन रिकॉर्ड होता है। तो हम बात आपसे ही पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को ही समझाओ आप, कि ये पैसों का जो चलन है, वो जो राजनीति वाली चुनावी प्रकृति है, उसमें आप निर्दलीय लोग या कम पैसे से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कैसे लड़ सकते हैं? देखिए कैसा है कि अभी आपने अगर गूगल पे, अगर नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज अगर आपने नहीं खोला रहेगा, भिवंडी में भी कम से कम एक 60 से 70 लाख का कैश पकड़ा, लेकिन वो कभी डिटेक्ट होगा नहीं वो कहाँ से आया, सिर्फ सीज करके रख देंगे, लोग भी भूल जाएंगे। भिवंडी में पकड़ा, भिवंडी थाना बॉर्डर पे पकड़ा हो, तो मतलब इतना सारा पैसा कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। पुणे में भी अभी शायद से पकड़ा था, कुछ 5 करोड़ 15 करोड़ पहले बताया था, फिर 5 करोड़ आ गया, लेकिन वो पैसा किसी ठेकेदार का है। वो ठेकेदार भी एक सत्ताधारी एमएलए का करीबी माना जाता है, लेकिन वो केस नहीं होता है। मेरा इतना ही कहना है कि आज ये 40 लाख का जो आप इलेक्शन कमिश्नर ने बजट दिया है, आज आप देखेंगे कि चुनावी प्रचार इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, तो जो वैन्स घूमती है पर डे उनका भाड़ा वो 24,000 30,000 इतना करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने लिखा है 12,000 है, 13,000 रुपया दिखाओ, मतलब वो कम दिखाना है आपको। ऐसा है, आज पैम्पलेट्स भी अगर आप ये देखेंगे, पैम्पलेट्स के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है कि 5,000 कॉपीज। मीरा भाईंदर शहर में 5,000 फ्लैट्स ही नहीं है, कम से कम 50,000 फ्लैट है, लेकिन वो 50,000 का वहां पे लिखेंगे तो उसके हिसाब से वो 40 लाख रुपया उधर ही हो जाएगा। तो ये कंप्लीट लोगों को सरकार लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती रहती है। पहली बात तो 40 लाख का लिमिटेशन जो रखा है वो कम होना चाहिए, और दूसरी बात तो रही बात अपक्ष कैसा चुनाव लड़ सकता है, तो ये लोगों को मैं तो इतना ही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपना बहुमूल्य वोट बेचो मत। मैं हमेशा देखता हूँ कि हर सोसाइटी में कुछ एमएलए अगर चुनाव आते हैं, कॉर्पोरेटिव चुनाव आते हैं तो सोसाइटी रिनोवेशन करके दो, महानगर पालिका से लादी बिठा के दो, ये करके दो, वो करके दो। अरे आपकी सोसाइटी आप करो, ये फिजूल का पैसा आप नगर सेवकों से मत वसूला करो। तो ये माध्यम से भी लोग ये करते हैं, लोग अपेक्षा रखते हैं, और वोटिंग के दिन भी पेड वर्कर्स के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। देखिए भीड़ किसी के पास भी नहीं रहती है, जो कट्टर कार्यकर्ता है वही सिर्फ घूमेंगे, लेकिन आपको भीड़ दिखाने के लिए पर डे अभी आज के डेट में 1,000 रुपीज पर लेडीज का चार्ज है। बाइक के लिए कुछ 1,500 रुपया है, लेडीज के लिए 1,000 रुपया है, और जेंट्स के लिए कुछ 1200 रुपया। चलो ठीक है, चुनाव के बहाने रोजगार उपलब्ध हो नहीं, लेकिन ये इसको रोजगार नहीं बोलेंगे ना, ये 15 दिन का ही सिर्फ है, लेकिन ये 5 साल में वो एमएलए कितना चुनावी रोजगार है। हाँ, चुनावी रोजगार है, लेकिन ये चुनावी रोजगार का कोई मतलब नहीं है, ये सिस्टम को बिगाड़ने का और इसको ये बोलेंगे कि बेरोजगारी की तरफ बढ़ाने वाला कदम है। पहली बात तो आपके टैक्स बिल में भी आपने देखा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी लिया जाता है हमसे, लेकिन आज मीरा भाईंदर शहर के कितने युवाओं को महानगर पालिका रोजगार दे रही है, ये एक बड़ा मुद्दा भी है। दूसरी बात ऐसे है कि पैसों का चलन बंद होना चाहिए, लोगों ने बंद करना चाहिए, क्योंकि पेड वर्कर्स वाली सिस्टम भी बंद होना चाहिए। ये दूसरी आपकी प्रचार करने की हाई टेक्निक जितनी भी है वो भी, उसके ऊपर भी कंट्रोल आना चाहिए। 40 लाख का खर्चा, आप एक अगर वैन भी घूमती है ना तो उसका पर डे 25 या मैं बताया आपको भी रेट 25,000 रुपया पर डे को बहुत सारे अधिकार अधिकार प्रयोग करने करते हैं। टीएन सेशन को याद कीजिएगा, कि उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सारी ऑथोरिटी, उनके पास एक्स्ट्रा और अधिकार है, लेकिन उसका यूज होता नहीं।
और कहीं ना कहीं आचार संहिता और इनके कोई स्क्वाड वगैरह सब बने रहते हैं, लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं होती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई भी अलग अलग ढंग से होती है, अलग-अलग किसी ढंग के से लिए होती होती है, किसी के लिए नहीं इसके होती लिए है। इलेक्शन अब कमिश्नर बात हम आते हैं मेन मुद्दों पे। यस, आप मैं मूलभूत मुद्दों की ही बात करूंगा। हाँ, मुद्दे बहुत सारे हैं मीरा बहुत भाईंद्र में, सारे जहां खड़े रहोगे वहां आपको समस्या दिख जाएगी, दिखेगी। लेकिन आपकी नजर में जो मूलभूत समस्याएं है, मूलभूत शिकायतें लोगों को है, उनको हल करने का एक एज ए विधायक उम्मीदवार, और उसके बाद जीतने के बाद भी एज ए विधायक आप क्या हल करने की कैसे कोशिश करेंगे? देखिए, आपके दिमाग में योजना है या प्लानिंग क्या है? सबसे पहली बात तो इस शहर के युवाओं के लिए ना ग्राउंड्स अवेलेबल है, ना उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए कोई जगह उपलब्ध है। कबड्डी प्लेयर्स हो गए, क्रिकेट क्लब्स हो गए, जितने भी है वो सब प्राइवेट है, वहाँ पे पैसा भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए जितनी जगह अलॉट कर सकते हैं वो करके देनी चाहिए, सबसे पहली बात, और वो मैं करूंगा। दूसरी बात होगी कि बढ़ते टैक्स, आप टैक्स भी अगर चेक करेंगे तो आज 25 साल से आप ये शंभू निवास में रह रहे हैं, लेकिन आपका टैक्स आप रेशियो देखिए, 25 साल पहले का टैक्स और आज का टैक्स कम से कम 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये टैक्स का कहीं तो बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पुराने लोग हैं यहाँ से मीरा भाईंदर के, जितने नए लोग आते हैं वो टैक्स कम करके आप नए लोगों को आप ये कर दीजिए। पानी की समस्या उतनी ही है, ये शंभू निवास में जितना पानी आपको 25 साल पहले मिलता था अभी वो कम हो गया है, लेकिन टैक्स बढ़ गया है। तो ये टैक्स रेशियो किधर तो कम करना चाहिए। मैंने कुछ मेरे मुद्दे लिखे हुए हैं, जैसे ये अभी घन कचरा बताइए आप, शुल्क लगाई है, कोई प्रॉब्लम। घन कचरा शुल्क लगाया कचरे का, वो एक बंद कर देना चाहिए। स्ट्रीट टैक्स भी लगाया हुआ है, रास्ता कर, वो भी बंद कर देना चाहिए। सीवरेज का भी टैक्स अलग से लगाया हुआ है, वो पहले नहीं था, वो भी बंद कर देना चाहिए। एजुकेशन टैक्स 2 बार लगाया हुआ है, एक कॉर्पोरेशन का लगाया है, एक एजुकेशन से रेसिडेंशियल, ऐसा ये करके लिखा है, लेकिन लोगों में वो हिम्मत नहीं किसी कॉर्पोरेटर को पूछने के लिए या किसी एमएलए को पूछने के 2 टैक्स क्यों, और इतना अगर लेते हैं तो इसका ऑडिट अभी तक आपने क्यों नहीं दिया? पहली बात तो, क्योंकि शिक्षण, अगर एजुकेशन टैक्स लेते आप तो एजुकेशन टैक्स का एजुकेशन पे ही वापर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे वो एजुकेशन टैक्स किसी रोड का टेंडर जो निकला है ठेकेदार, उसको पैसा देने के लिए यूज किया जाता है। फिर फायर का जो टैक्स लिया जाता है, तो फायर के हिसाब से टैक्स वो बंद होना चाहिए, क्योंकि नए जितने जहाँ पे फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं वहां पे उनका जो ईयरली जो टैक्स रहता है उन्हीं से ये लिया जाए। तो बाकी जहाँ पे फायर इक्विपमेंट नहीं है उनका टैक्स बंद होना चाहिए, ये मेरा है। फिर यहाँ के स्थानिक लोग जो हैं, जो रास्ते पर फेरी वाले के हिसाब से बैठते हैं, तो स्थानिक लोगों से क्यों टैक्स लिया जाता है? वो लोग ऑलरेडी टैक्स पेयर है, वो अगर रोजगार करते तो उनसे भी आप अभी कुछ तो 90 रुपया किया है पावती उनका, पर डे 90 रुपीज, दिन का भी अलग है, और कोई कोई जगह पे डे शाम का भी अलग है 90 रुपीज। तो स्थानिक लोग जितने अभी मछुआरे लोग हैं उनसे भी अलग से टैक्स लिया जाता है, जो आगरी कुली यहाँ के जो मच्छी बेचते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है। वो स्थानिक लोग हैं जो यहाँ बिल्डिंग में रहते हैं, इस सोसाइटी में भी रहने वाले हैं लोग, वो भी अगर कोई बाहर अगर ये करे तो उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो बाहर से अगर कोई लोग आते हैं तो उनसे आप डबल टैक्स लो उससे अच्छा, और स्थानिक लोगों को टैक्स से मुक्ति दे देता दो। यूपीएससी सेंटर्स नहीं है, एजुकेशन स्किल के हिसाब से, कॉलेजेस के हिसाब से एजुकेशन इक्विपमेंट जितने चाहिए, जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे बनना चाहिए थे वो अभी तक बने नहीं। तो ये मेन मुद्दा है लोगों तक मेरा पहुंचाना, और चुनाव का ही ये एक भाग है। चुनाव क्यों लड़े, तो इसके लिए लड़ना है मुझको। फिर मैंने स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो हर चुनावी मुद्दा, हर एमएलए आने के बाद में, विधानसभा में जाने के बाद में चुप बैठ जाता है, कोई इसके ऊपर हल नहीं निकलता है। आज ये रीडेवलपमेंट के हिसाब से आज कितनी ऐसी टेक्निकली चीजें हैं, उसका एक वन विंडो योजना होना चाहिए कि शंभू निवास बिल्डिंग का अप्रूवल आया, प्रपोजल आया, उसको ऑन द स्पॉट अप्रूवल दो। पुरानी बिल्डिंग है लेकिन ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ। फिर रीडेवलपमेंट में अभी क्लस्टर जो है 4000 मीटर पर जो लगाई हुई है, वो किधर तो 2000 नहीं तो 1500 और 1000 ऐसे स्लैब्स में होनी चाहिए। सिर्फ 4000 का इतना बड़ा प्लॉट कोई बड़ा बिल्डर ही मिल सकता वो बड़ा है, जो उसमें ये सब लोग, अभी हमारे घर के बाजू वाला घर का हम लोग का 36 रहता है, कोई बहुत सारी बिल्डिंग्स में 25 फ्लैट अलग रहते हैं, 35 फ्लैट अलग रहते हैं। तो ये कभी बिल्डिंग में यूनिटी नहीं है, तो बाजू वाली बिल्डिंग कैसे आएगी? तो ये 4000 मीटर में जो ये सिस्टम लाया है वो बंद कर देना चाहिए, और 1000 मीटर और 1500 मीटर का एक क्लस्टर यहाँ पर मंजूर होना चाहिए। भले 4000 मीटर का भी आए तो पास होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन 1000 मीटर का भी प्लॉट अगर आता है तो उसमें भी मंजूर होना चाहिए। फिर मीरा भाईंदर वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, 6-6 मीटर पे
रोड से 6 मीटर 9 मीटर, वो जो नॉर्म डाला हुआ है 6 मीटर 9 मीटर, उससे 12 मीटर ही कर देना चाहिए, क्योंकि एफएसआई उतना बढ़ेगा और लोगों को जो अभी एक्चुअल कैसा है कि बिल्डर घर देते समय 30 40% काट रहा है, रोड अगर छोटा है तो इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है विधानसभा में। ये मेरा एक मुद्दा है। फिर से नो टू ड्रग्स, ये एक टैगलाइन चालू है इस मीरावेंद्र शहर में, तो उस हिसाब से जितने भी अभी पुलिस स्टेशन से, तो पुलिस स्टेशन पे भी एमएलए के किधर तो कंट्रोल होना चाहिए, सीपी को बोलकर जिस पुलिस स्टेशन में ये ड्रग्स वगैरह ज्यादा अगर कुछ केसेस होते तो पीआई को सस्पेंड करे, ये अमेंडमेंट लाना चाहिए। अगर इलीगल एक्टिविटी आपके क्षेत्र में होती है, देखिए जैसे बालगाम तोड़ते हैं, तो उस हिसाब से ये करना चाहिए। पहली बात तो आज सूर्या प्रोजेक्ट का पानी जब भी आएगा तभी आएगा, लेकिन हमें हमारा स्वतंत्र एक डैम बनाना चाहिए। उत्तन में भी जगह है, राईगांव में भी जगह है, घोड़बंदर में भी जगह है, आगे चेना में भी जगह है, तो ये 4 जगह पे आप एक मिनी डैम बना सकते हैं। मतलब एक घोड़बंदर से लेके घोड़बंदर पूरा गांव, घोड़बंदर से आगे हटकेश आता है, हटकेश तक का एरिया को वहां के रिसोर्सेस से जो पानी होता है वो डैम से पानी यहाँ पे दे सकते हैं। सूर्या प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपको भी पता है, कभी बंद हो जाएगा तो फिर 2 दिन पानी की वही किल्लत, फिर वापस वही आंदोलन, फिर वापस ये होगा। तो हमारा स्वतंत्र कभी डैम होगा, 12वीं धरण से इतना पानी लेके अभी भी आ रहे हैं, डैम छोड़ो, पानी की टंकियां भी व्यवस्थित नहीं, स्टॉक करने के लिए। हाँ नहीं, उसी के लिए भी कैसा है कि उसी के लिए भी हम लोग ने आंदोलन छेड़े हुए थे कि टंकी बनाओ करके। लेकिन मुद्दे की बात प्रदीप जी ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पिछले 2.25 साल से प्रशासकीय राज है। प्रशासकीय राज राज्य सरकार के अंडर में आता है और राज्य सरकार में मीरा भाईंदर का प्रतिनिधित्व विधायक लोग करते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि। यस, तो इन सारी समस्याएं बहुत सारी हैं जिसका हल और मीरा भाईंदर महानगर पालिका का अगर आर्थिक स्थिति का बात करें वो भी कमजोरी है, खर्चो फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है और जो होना चाहिए वो होता नहीं। राज्य सरकार से अगर पैसा आता भी है तो जिस लिए फंड आता है उस पर काम होता नहीं। मतलब जो तालमेल होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए राज्य सरकार और महानगर पालिका के बीच में, वो कहीं ना कहीं कमजोर है और इससे मीरा भाईंदर की जनता त्रस्त रहती है। तो इन सब का आप असली दोष किसे देते हैं? वापस में इसी सवाल पे असली दोष ये जितने भी विधायक, तो राज्य सरकार में भी आवाज नहीं उठती है, क्योंकि इनको ये काम करना ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे तो फिर चुनावी मुद्दा लेकर कैसे जाए लोगों के पास। आज ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ने 1000 करोड़ रुपए लाया, 1500 करोड़ रुपए लाया, वो सिर्फ लाया है, आया नहीं है अभी तक। ये आपको बता देता हूँ। 146 के भी एमएलए बोलते रहेंगे कि हम लोग ने 1800 करोड़ रुपया लाया, लेकिन एक्चुअल आया सिर्फ 150 करोड़ रुपया। 145 के भी विधायक बोलते हैं मैंने 600 करोड़ लाया, आया सिर्फ 50 करोड़ रुपया है। तो ये सिर्फ आ रहा है। वो तो सवाल एक दर्शक ने मेरे को छोड़ा था, मेरे दर्शक ने कि प्रदीप जी जंगम आवे तो ये जरूर पूछ लीजिएगा कि ये 200 साल में 50,000 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर में आ गया, लेकिन वो आया क्योंकि सबने चुनाव में बोला, अपने मुंह से बोला, चाहे वो चुनाव 2009 का हो, 2014 का हो, 2019 का हो या 2024 का हो या उसके पहले भी, जो भी रहा। मीरा भाईंदर विधानसभा 9 में बना, उसके पहले भी विधायक रहे, क्षेत्र बड़ा था। तो ये 40,000 करोड़ रुपया है, वो दिखता तो है नहीं ग्राउंड रुपए। तो ये सवाल मेरे को एक दर्शक ने पूछा कि आपके जो भी उम्मीदवार है उनसे ये सवाल जरूर नहीं, तो इसी के लिए मैं उनको सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पैसा सिर्फ अनाउंस करते हैं, कभी आता नहीं है। ये सिर्फ बताते हैं, ये कभी ला नहीं सकते, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो सदन में जाकर झगड़ा करे इस शहर के लिए, क्योंकि इस शहर को उनको डेवलप उस हिसाब से करना ही नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि शंघाई करेंगे, मुंबई को शंघाई करेंगे, मीरा भाईंदर को ऐसा बनाएंगे, मीरा भाईंदर को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन ये कभी होगा नहीं। पहली बात तो क्योंकि समस्या का हल करेंगे तो फिर अगले चुनाव में उनका मैनिफेस्टो क्या होगा, पहली बात तो। इसी के लिए आज ये निधि सिर्फ आधा अधूरे लाते हैं। उनका परसेंटेज जो रहता है वो परसेंटेज देखिए, हर हमाम में सब नंगे है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो परसेंटेज के सिवा काम नहीं करता है। मैं तो ये खुली बात बोलूंगा और चैलेंज के साथ बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास सभी के प्रूफ्स वगैरह सब है। कोई मुझे चैलेंज, इसके लिए मैंने क्या बोला आपको कि दोनों विधायक को भी साइड में रखो, एक तरफा 95 कॉर्पोरेटर्स भी रखो, एमपी को भी रखो और अकेला प्रदीप जंगम को रखो। कौन से टेंडर में कैसे पैसा जाता है वो मुझे सब पता है, लेकिन ये व्हाइट करप्शन है, इसको मैं अकेला नहीं क्रैक कर सकता हूँ, ऐसा है। इसी के लिए ये नाकामी अपने लोक प्रतिनिधि लोगों की है। उन्होंने ये जितने भी फंड्स सिर्फ बोलते हैं वो कभी लाने में आज तक यशस्वी हुए नहीं और ना कभी होंगे भी, क्योंकि उनको करना ही नहीं है पूरा काम। प्रदीप जी देखिए, प्रदीप जी
मेरे चुनावी कसौटी प्रोग्राम में अगर आप मेरे दर्शकों को कुछ भी संदेश देना चाहें या चुनाव के बारे में अपने वोट के रूप में भी जो भी अपील करना चाहे, आप बेहिचक कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत मैं आभार भी मानता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप जैसे उम्मीदवार जो भी दावेदार है, उम्मीदवार है, आगे क्या होगा वो तो चुनाव परिणाम 23 को आएगा, 20 को मतदान है, और मतदान के तौर पर आप जो भी संदेश देना चाहे बेहिचक मेरे चैनल से दीजिए। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ चुनाव के माध्यम से कि शहर में हॉस्पिटलिटी मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। एक भी डायलिसिस सेंटर आज तक किसी लोगों ने बनाया नहीं है। एक इतने फंड अगर बोलते हैं लाते हैं करके, तो एक सिंगल NICU जो 8 लाख की मशीन आती है, प्री मैच्योर अगर डिलीवरी होती है किसी लेडीज की, लेडीज MLA होने के बावजूद भी आज एक सिंगल मशीन इस शहर के हॉस्पिटल में नहीं लगी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो नया हॉस्पिटल भी बना अभी चेकनाका के यहाँ पे, वहाँ पे भी NICU अभी तक अवेलेबल नहीं है। प्री मैच्योर डिलीवरी होगी तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख रुपए बजट लेके ही जाना पड़ेगा। तो मेरा तो लोगों से इतना ही है। 146 विधानसभा से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ एज अपक्ष करके, मेरी चुनाव चिन्ह है, वहाँ पे मुझे डायमंड मिला है, हीरा मिला है। और 145 में मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने लैपटॉप मांग के लिया था चुनाव चिन्ह। तो इस दोनों विधानसभा में मैं आपके सामने आपका प्रत्याशी हूँ, और आपसे इतना ही बोलूंगा कि अपना बहुमूल्य वोट है, वो वोट करने जरूर उतरे। 100% आप वोट करना चाहिए। हमारा रेशियो ऐसा है ना कि 47%, 53% इतना ही होता है। तो इस 100 के 100% वोटिंग होनी चाहिए पूरे एरिया से। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, इतना ही बोलूंगा। सिर्फ आप मुझे ही वोट दो ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिन्होंने ये बावजूद पोस्ट पर रहने के बाद भी काम नहीं किए, उनको ये सवाल जरूर पूछिए कि एजुकेशन रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, मेडिकल रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, और ये स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन क्यों नहीं है। 3 चीजों पे आप उनके सिर्फ सवाल पूछिए और फिर उनको आप वोट करिए। मैं इतना ही बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी चैनल के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट माय डियर जनरल।